हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो एक बार फिर आप सभी के बीच प्रस्तुत हो एक नए वीडियो के साथ क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 से। और आज इस चैप्टर के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंड रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। इसके पहले दो और वीडियोस मैंने दिए हुए हैं आपको इस चैप्टर से, जिसमें प्रीवियस टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट विद द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो जैसा आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स आपको दिखने को मिल रहे हैं। पहला है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। और आपको याददाश्त तेज रखने के लिए, ज़्यादा रखने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के लिए कुछ इमेजेस का भी इस्तेमाल किया है, जिससे कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगे। तो अब हम जानेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या होता है। तो इसमें आता है आपका अर्निंग प्रॉफिट, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ आपने अभी लिस्टेड देखी हैं, ये सब आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर कंसिडर किया जाता है। अब ऐसे ही देखेंगे हम सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या कंसिडर किया जाता है। तो लिखा है प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, avoidance of antisocial and unfair trade practices, generation of employment, welfare of employees and community services। ये सब आपके आ गए सोशल ऑब्जेक्टिव के अंडर। नाउ अब वन बाय वन हम इन्हीं सब हेडिंग और सब हेडिंग के डिटेल्स का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से, पहले उसकी मीनिंग एंड देन उसके अंदर के वेरियस एक्टिविटीज़। तो पहला आपका मीनिंग आता है कि दिस इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट बी थॉट ऑफ। आप कभी भी किसी बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें प्रॉफिट ना हो या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ना हो, ये हो नहीं सकता, है ना। कोई भी आपसे पूछता है कि आपने बिजनेस को सेटअप किया, उसके पीछे मकसद क्या है, तो आप तो बेसिकली ये कहेंगे ना प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाना ही आपका क्या है, हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज वन और द अदर वे टॉक अबाउट अर्निंग मनी। तो उसके अंदर पहला हमारा हेडिंग था अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। तो देखिए क्या है, तो जब आप प्रॉफिट अर्न करने की बात करते हैं तो आपके सामने एक वर्ड आएगा प्रॉफिटेबिलिटी। तो पहले हम जान लेंगे प्रॉफिटेबिलिटी वर्ड क्या है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रिफर्स टू द प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपके इन्वेस्ट किए गए कैपिटल से रिलेट करता हुआ आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपीज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया और आपने 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया, तो आपका 10% का प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आएगा इन रिलेशन टू योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। One of the main economic objective of business is to earn profit on the capital employed. Every business must earn a reasonable profit which is so important for its survival and growth. जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए खाना खाते हैं, है ना, न्यूट्रिशंस लेते हैं। तो वो जिस तरह हमारे लिए ज़रूरी है, वैसे ही हमारे बिजनेस के ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए प्रॉफिटेबिलिटी यानी अर्निंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है। वी ऑल नो दैट, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मार्केट स्टैंडिंग। तो मार्केट स्टैंडिंग का सिंपल वे में कहें मतलब क्या निकला, मार्केट में टिके रहना। तो मार्केट स्टैंडिंग रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन द रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। अब आपकी ये कॉम्पिटिटर्स हैं कुछ, ठीक है। अब आप इनके सामने आपकी पोजीशन क्या है, तो लेट अस टेक ये आप हैं। तो देख सकते हैं साइज मैंने रखा है कि बाकी सब आपके कंप्यूटर आपसे छोटे हैं और आप उनसे बड़े हैं। दैट मीन्स कि आपकी पोजीशन उनसे ज़्यादा है। हर एक बिजनेसमैन यही चाहता है कि कंप्यूटर से आप अपनी पोजीशन ज़्यादा अच्छी रखें। अ बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रॉन्गर फुटिंग इन द टर्म्स ऑफ offering competitive products to its customers and serving them to their satisfaction। तो हर एक बिजनेसमैन यही चाहता है कि अपने कंपटीटर के मुकाबले वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट में स्टैंड करे और अपने कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से अच्छा प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे सके और उनको सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इनोवेशन। तो इनोवेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज और मेथड्स इन द वे ऑफ समथिंग इज डन और मेड। जैसे आप हम पढ़ाई कर रहे हैं इस समय,
हमने पढ़ाई को इफेक्टिव बनाने के लिए, जैसे मैं आप सभी के सामने यूट्यूब के माध्यम से पीपीटी लेकर ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वे होता है, काफ़ी मतलब वो तरीका लगता है, इसमें बोरिंग नहीं होता है ना। अदरवाइज हम बुक्स में पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें नॉर्मल वे में दिखती हैं, तो वो चीज़ें हमें उतनी अच्छी नहीं लगती है, तो पीपीटीज़ में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ये एक इनोवेशन हुआ हमारे एजुकेशन में, आज नहीं हुआ, बहुत पहले से हुआ, लेकिन ये एक इनोवेशन ही तो हुआ ना। तो वैसे ही innovation is the introduction of new ideas or methods in the way of something is done or made. There are two kinds of innovation in every business. पहला innovation आपका आता है in products and services. दूसरा innovation आपका आता है various skills में and activities needed to supply products and services. तो आपके activities में innovation होना चाहिए और आपके product में innovation होना चाहिए, तभी आपका market में growth and survival better होगा. No business enterprise can flourish in a competitive world without innovation. आज के इस competitive world में जो बिजनेस इनोवेशन नहीं लाता है, डेफिनेटली वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो अदर कंपटीटर होंगे वो आपसे बेहतर प्रोडक्ट लाकर रखेंगे, यानी इनोवेशन लाएंगे और आपके प्रोडक्ट को कोई पूछेगा भी नहीं. Therefore, innovation becomes an important objective. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, आपने देखा कि ब्लैक एंड वाइट टीवी से रिमोट कंट्रोल टीवी हम कलर टेलीविज़न तक पहुंच गए. जिस किसी कंपनी ने पहली बार कलर टेलीविज़न बनाया, तो आप खुद सोचिए उसके उस इनोवेशन की वजह से ब्लैक एंड वाइट टीवी सर्वाइव नहीं कर पाई. आज कोई नहीं खरीदता उसको, है ना. तो बिल्कुल वही बात आती है. नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. Every business requires physical resources like plant, machine, etc. तो plant, machinery, furnitures, ये सब हमारे क्या है, physical resources. And financial resources, that is fund to be able to produce and supply goods and services to its customers. और दूसरा जो रिसोर्स आपका क्या है, वो फाइनेंशियल रिसोर्स, जिसका बेसिकली मतलब क्या है, अपने आप को फंड प्रोवाइड करना जिससे कि आप गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं और सर्विसेज की कस्टमर्स को. Then business enterprise must aim at acquiring these resources according to the requirement and use them efficiently. और हर एक बिजनेस कोशिश करता है कि अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको अक्वायर करे, प्राप्त करे, और साथ साथ उसका यूज़ एफिशिएंटली करे, मतलब कि मिनिमम वेस्टेज के साथ करे. ठीक है, एफिशिएंटली मतलब मिनिमम वेस्टेज के साथ. नेक्स्ट आता है आपका इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी is ascertained by comparing the value of output with the value of inputs. कहीं ना कहीं आपके एफिशिएंसी से जुड़ता हुआ ही ये पॉइंट है. कह रहे प्रोडक्टिविटी वर्ड का मतलब क्या होता है कि ये पता लगाना, कंपेयर करना, किसको, आपके आउटपुट को, और विद द वैल्यू ऑफ इनपुट्स, मतलब आपने कितना इनपुट लगाया और कितना आउटपुट मिला. लाइक आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो आपको बदले में 150 रुपीज़ मिला. ये हो गया एक तरह से इनपुट और आउटपुट का मतलब. इट इज़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी. देख सकते हो आप कि ये एफिशिएंसी को मेजर करने का ही एक तरीका है. इन ऑर्डर टू इंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल इन प्रोग्रेस, एवरी इंटरप्राइज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल होते हैं उसका आप बेस्ट यूज करते हैं, सो दैट कि आप अपने सर्वाइवल को देख सकें, कर सकें अपने कॉम्पिटिशन में. नेक्स्ट आपका आता है दूसरा ऑब्जेक्टिव, जो कि है सोशल ऑब्जेक्टिव. तो आइए पहले जानेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं. तो सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस आर सेंटर्ड अराउंड द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड बेस्ड ऑन द स्लोगन ऑफ सोसाइटी वेलफेयर. इस स्लोगन पर बेस्ड आपका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि समाज का कल्याण. It is necessary that business should also pursue certain objectives desired by the people of the society because business is an integral part of the society. ठीक है, तो सीधी सी बात है, जिस समाज में आप रह कर के अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, compete कर रहे हैं, तो उस समाज के लिए भी आपका कुछ ना कुछ फर्ज बनता ही है. तो वही ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स. तो आइए देखते हैं वो क्या क्या है वन बाय वन. तो पहला आता है प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज. सिर्फ बिजनेस चलाने का ये मतलब नहीं होता कि आप कैसे भी गुड्स को प्रोड्यूस करें, क्वालिटी गुड्स की जरूरत है सभी को, है ना. तो आइए देखते हैं क्या है. बिजनेस शुड प्रोड्यूस एंड सप्लाई प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉपर क्वालिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस. हर एक कस्टमर चाहता है कि रीजनेबल रेट पर, हावेवर कम से कम रेट हम कह सकते हैं इसके जगह पर, रीजनेबल रेट पर एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हर एक कस्टमर चाहता है, सो दैट कि उसकी नीड सेटिस्फाई हो सके. क्वालिटी में मीन ड्यूरेबिलिटी इन केस ऑफ रेडियो, टीवी, रेफ्रिजरेटर, जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आपके हैं,
उसमें अगर हम कंज्यूमर के तौर पर सोचें तो क्वालिटी का मतलब हमारा होता है उसके ड्यूरेबिलिटीज, उसके टिकने से, कि आपने टीवी रेडियो लिया तो कल ही खराब ना हो जाए, चले कुछ साल, है ना। तो ये हो गया आपका ड्यूरेबिलिटी इन द सेंस ऑफ क्वालिटी। या फिर प्योरिटी एज इन द केस ऑफ मेडिसिन, या फिर जैसे दवाइयाँ हैं उसमें प्योरिटी मतलब मिलावट ना हो, अदरवाइज जिस चीज़ के लिए आप दवा ले रहे हैं आप ठीक तो नहीं हुए, उल्टा और बीमार पड़ गए, है ना। तो ये भी एक क्वालिटी का मेजर हुआ। या फिर सेफ्टी मेजर्स एज इन द केस ऑफ प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, और जो आप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस खरीदते हैं जिसमें कभी इलेक्ट्रिक शॉक आपको ना लगे या वो ख़राब ना हो जाए, जैसे प्रेशर कुकर जो कभी आपके वर्किंग कंडीशन में ब्लास्ट ना हो जाए किचन में, तो ये आपके सेफ्टी मेजर्स हैं, इसको भी क्वालिटी के फॉर्म में रखा जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को हर एक कस्टमर चेक करना चाहता है और इन सभी में सबसे अच्छा प्रोडक्ट वो चाहता है। तो बिजनेस का फ़र्ज़ है कि वो इस तरह के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके मार्केट में सप्लाई करें। ये इसका सोशल ऑब्जेक्टिव हुआ। नेक्स्ट आता है आपका अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, समाज के खिलाफ और ऐसे प्रैक्टिसेस जो कि बिजनेस में सही नहीं माने जाते उनके खिलाफ काम ना करना। अ बिजनेसमैन शुड अवॉइड होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ओवरचार्जिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एट्सेट्रा। तो गलत एडवर्टीजमेंट देना, चीज़ों को गलत तरीके से बताना, ब्लैक मार्केटिंग करना, या अपने पास अननेसेसरी स्टॉक की होर्डिंग करके मार्केट में ये इन्फॉर्म करना कि इस गुड्स है ही नहीं और बाद में उसको महंगा करके बेचना, ये सब चीज़ें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं और इनको कोई भी नहीं चाहता है कि मार्केट में ऐसा हो। ठीक है, तो टू मेक और मिंट मनी, तो ये आप मतलब बिजनेसमैन क्यों करते हैं होर्डिंग, क्यों करते हैं ब्लैक मार्केटिंग, क्यों करते हैं गलत तरीके से एडवर्टीजमेंट, ताकि वो अपना पैसा छाप सके, पैसा बना सके। Such and fair practices destroy the goodwill and image of the business and may be punishable also। और इस तरह से बिजनेस की रेपुटेशन मार्केट में ख़राब होती है और कई बार वो सरकार का कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन पर पनिशमेंट भी लगाए जाते हैं। ठीक है, उन पर एक्शंस भी लिए जाते हैं चीज़ों को लेकर के। देन आपका नेक्स्ट आता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस शुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जो हमारी सोसाइटी कुछ ऐसे वीकर सेक्शन में आते हैं, वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं, उन सभी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ये भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है आपका वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। बिजनेस शुड प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस और सैलरीज टू इट्स एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। तो लिखा हुआ है कि बिजनेस का एक ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि वो एक अच्छा वर्किंग कंडीशन दे और पेड करे, ठीक है, यहाँ पेड होगा, पेड करे सेटिस्फैक्ट्री वेजेस या सैलरीज अपने एम्प्लॉयज़ को और वर्कर्स को उनके काम के बदले। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिटी सर्विसेज। लार्ज बिजनेस यूनिट्स should undertake community services like setting up charitable dispensaries, schools, etc. For example, SAIL, that is Steel Authority of India Limited, contributes regularly for agriculture। देखिए एग्जाम्पल दिया है कि जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ केयर, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू द पीपल लिविंग नियर बाई टू देयर स्टील प्लांट्स। जो उनके स्टील प्लांट्स के आसपास रहते हैं उनके लिए सब प्रोवाइड कराना। तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, अपने सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं अपने आज के वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। जिस तरह से हमारे बॉडी में ब्लड की ज़रूरत है और बिना ब्लड के हम अपने बॉडी के बारे में इमेजिनेशन कर सकते हैं क्या होगा, या फिर फूड्स की ज़रूरत हमें जिस तरह से होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे बिज़नेस के लिए प्रॉफिट का क्या रोल है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए विद फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जो कि फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट हेल्प्स अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो आपका जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो आपको हेल्प करता है किसके लिए, लॉन्ग टाइम आपके बिजनेस को टिके रहने के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस लूजेज इट्स जस्टिफिकेशन। और अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं होता है तो जिस मकसद के लिए अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया वो मकसद ही खत्म हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। All businessmen want their business to expand and grow. For growth and expansion of business, additional capital is needed. तो हम में से हर कोई बिजनेस को स्टार्ट जिस भी लेवल पे करता है, एक लिमिटेड लेवल से करता है, स्मॉल स्केल से स्टार्ट करता है, लेकिन हम सभी सपना देखते हैं कि हम वर्ल्ड में एक बेस्ट कंपनी बन सके, है ना। हम सब चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करना, लेकिन उन सभी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मोर फंड्स, यानी एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल के लिए
रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, हम लोन ले सकते हैं कहीं से या कहीं से भी कुछ पैसे अरेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट वो सबसे बेस्ट सोर्स है, क्योंकि आपका खुद का ही प्रॉफिट आप अगर यूज़ करेंगे एज रिटेन्ड अर्निंग, जिसको हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो उसके लिए आपको कहीं भी कोई एडिशनल कॉस्ट स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए लिखा हुआ है कि इस एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रिटेन्ड अर्निंग यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होता है आपका इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैपिटल। इसको तो बल्कि हम चीपेस्ट सोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। प्रॉफिट मोटिवेट्स द ओनर्स एज वेल एज द वर्कर्स टू डू देयर बेस्ट। डेफिनेटली आपको रिटर्न्स में अच्छा अमाउंट मिले यानी प्रॉफिट अच्छा मिले तो ओनर हो या वर्कर जो भी उस बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन सभी को बड़ा अच्छा लगेगा, वो अपने बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ हायर प्रॉफिट एम्प्लॉयज गेट एडिक्वेट कंपनसेशन। और अच्छा बिजनेस अगर ग्रो कर रहा है प्रॉफिट के सेंस में तो एम्प्लॉयज़ को अच्छा कंपनसेशन भी बदले में मिलेगा। तो इन सभी से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो भी वर्कर्स होते हैं उन सबकी एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं। For building prestige and recognition. For gaining prestige in the society, every business has to satisfy all the parties concerned. अगर आपको अपने मार्केट में अपने कंपटीटर्स के बीच में अच्छी प्रेस्टीज बनानी है सोसाइटी में, तो आपको क्या करना होगा, आपसे रिलेटेड जितने भी पार्टीज़ हैं उन सभी को आपको क्या करना है, सेटिस्फाइड, उनके नीड्स को पूरा करना है। जैसे कि पहला आता है सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एट रिजनेबल प्राइस टू द कस्टमर, adequate remuneration to the employees, then pay sufficient dividend to the shareholders etc. जो जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसे लगा रखे हैं उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, तो उनके इन्वेस्टमेंट के बदले उनको प्रॉपर डिविडेंड यानी कि उनको प्रॉफिट में हिस्सा देना। ऑल दीज आर पॉसिबल ओनली इफ द बिजनेस इज अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट। तो ये सभी तब पॉसिबल हो सकता है जब आपके बिजनेस में सफिशिएंट प्रॉफिट होगा, तभी आप अच्छे क्वालिटी के गुड्स रिजनेबल प्राइस पर दे सकते हैं, तभी आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा रेम्यूनरेशन दे सकते हैं और तभी आप अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड भी दे सकते हैं। देन आता आपका फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। It is the hope of earning sufficient profit that a businessman invest money in the business and undertake risk. तो ये मान करके ही, इस उम्मीद के ही साथ कि बिज़नेस हम कर रहे हैं, रिस्क उसमें है लेकिन उससे प्रॉफिट भी हमें होगा, तभी हम वो काम करते हैं। अगर हमें मालूम है कि उस रिस्क को लेने का फ़ायदा ही कुछ नहीं मिलने वाला है तो हम क्यों रिस्क लेंगे। कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, लेकिन रिस्क के बदले में जो गेन मिलता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलता है, उसी वजह से लोग उस रिस्क को लेते भी हैं। ऐसा ही बिजनेस के साथ भी बिल्कुल होता है। द बिजनेस कैन कवर इट्स कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट इन द बिजनेस। और जो भी आपको बिजनेस को ऑपरेट करने में जो भी कॉस्ट आते हैं उसको कवर अप करने के लिए आपके पास बैलेंस चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो वो आपके प्रॉफिट से ही आता है। तो ये था आज के इस वीडियो में चैप्टर 1 से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में, एंड होप सो कि आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का ये वीडियो। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।